चैप्टर 7 में हम लोग कॉलम और स्टड के बारे में पढ़ेंगे। कॉलम क्या होता है? कॉलम इज़ अ लॉन्ग वर्टिकल सिलेंडर बार और वर्टिकल मेंबर सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कंप्रेसिव लोड एंड फिक्स्ड रिजिडली एट बोथ एंड। तो बेसिकली कॉलम क्या होता है? एक वर्टिकल सिलेंडरल बार होता है जो दोनों साइड से फिक्स्ड रहता है और इसमें एक्सियल कंप्रेसिव लोड लगता है। स्ट्रट क्या होता है? स्ट्रट इज़ अ सिलेंड्रिकल बार और मेंबर इन एनी पोजीशन अदर देन वर्टिकल। तो स्ट्रट क्या होता है? ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल हो सकता है, इंक्लाइन हो सकता है, किसी भी पोजीशन पे हो सकता है, किसी भी एंगल पे हो सकता है। इसमें क्या रहेगा? सब्जेक्टेड टू अ एक्सियल कंप्रेसिव लोड। इसमें भी एक एक्सियल कंप्रेसिव लोड लगेगा सब तरफ से, एंड से इसके एक्सियल कंप्रेसिव लोड फिक्स्ड रिजिडली, ये फिक्स्ड दोनों साइड से फिक्स्ड रह सकता है ये, और हिंज भी रह सकता है, फिक्स्ड रह सकता है, फिक्स्ड रह सकता है, हिंज रह सकता है। ये हो गया हिंज। उसके बाद पिन जॉइंट रह सकता है एट वन और बोथ एंड, एक एंड से पिन जॉइंट रह सकता है, एक एंड से फ्री भी रह सकता है। उसके बाद हमारा आता है सिलेंडरनेस रेशियो। इट इज़ द रेशियो ऑफ अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम टू द मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एंड ऑफ द कॉलम। ये हमारा सिलेंडरनेस रेशियो का फॉर्मूला होता है। ये के मिनिमम जो है मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन है, और एल क्या है? लेंथ ऑफ द कॉलम है। तो सिलेंडरनेस रेशियो बहुत काम आएगा न्यूमेरिकल में, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम। डिपेंडिंग अपॉन द सिलेंडरनेस रेशियो और लेंथ टू डायमीटर रेशियो, कॉलम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 क्लास। 3 टाइप के होते हैं। पहला है शॉर्ट कॉलम। शॉर्ट कॉलम में क्या आएगा? कॉलम हैविंग द लेंथ लेस देन द 8 टाइम्स देयर रिस्पेक्टिव डायमीटर। दूसरा कंडीशन क्या है? इसमें जो सिलेंडरनेस रेशियो रहता है लेस देन 32 रहता है। शॉर्ट कॉलम का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एसएससी के एग्जाम में भी पूछता है इसको। शॉर्ट कॉलम कौन से स्ट्रेस से सब्जेक्टेड रहता है? तो शॉर्ट कॉलम और ऑलवेज सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। उसके बाद आता है मीडियम कॉलम। इसमें जो लेंथ वेरी करता है 8 to 30 टाइम्स इसके डायमीटर के। इसमें सिलेंडरनेस रेशियो जो रहता है 32 से ज़्यादा रहता है और 120 से कम रहता है। मीडियम कॉलम इज सब्जेक्टेड टू बकलिंग और कंप्रेसिव स्ट्रेस दोनों। तो इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस भी लगता है और बकलिंग स्ट्रेस भी लगता है। उसके बाद आता है लॉन्ग कॉलम। कॉलम हैविंग लेंथ मोर देन 30 टाइम्स देयर रिस्पेक्टिव डायमीटर, ये कंडीशन है। उसके बाद इसमें सिलेंडरनेस रेशियो जो रहता है 120 से ज़्यादा रहता है। लॉन्ग कॉलम इज सब्जेक्टेड टू बकलिंग स्ट्रेस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी जेईई में आ चुका है। लॉन्ग कॉलम कौन से स्ट्रेस से सब्जेक्टेड रहता है? बकलिंग स्ट्रेस। तो अभी हम लोग को पढ़ना है यूलर थ्योरम पढ़ना है, यूलर फार्मूला पढ़ना है। तो यूलर फार्मूला जो होता है वो हमेशा किसके लिए रहता है? लॉन्ग कॉलम के लिए रहता है। इसके बाद आता है कॉलम का कौन कौन सा फेलवर मोड होता है। ए कॉलम कैन फेल इन वन ऑफ 3 कंडीशन। पहला है कंप्रेसिव फेल होगा, दूसरा है बकलिंग से होगा, तीसरा दोनों के कॉम्बिनेशन से, कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्रेशन एंड बकलिंग। और अभी मैंने बताया कि कंप्रेशन फेलवर किस में होगा? शॉर्ट कॉलम में होगा, और बकलिंग किस में होगा? लॉन्ग कॉलम में होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा रिमेंबर रखना है, न्यूमेरिकल में भी ये काम आएगा। उसके बाद आता है इक्विवेलेंट लेंथ या इफेक्टिव लेंथ। न्यूमेरिकल में हमेशा लेंथ दिया रहेगा, हमको क्वेश्चन को सॉल्व किससे करना है? इफेक्टिव लेंथ से। जब न्यूमेरिकल आएगा तो मैं बताऊंगा। इफेक्टिव लेंथ क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन मतलब जहाँ से रॉड मुड़ना स्टार्ट करता है या कोई भी बार मुड़ना स्टार्ट करता है, इस कॉल्ड इक्विवेलेंट लेंथ या इफेक्टिव लेंथ। ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज फाउंड एट एवरी कॉलम। ये हर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हर कॉलम में मिलेगा, कॉलम एंड दैट इज फ्री टू रोटेट एट एवरी पॉइंट वेयर देयर इज अ चेंज ऑफ द एक्सिस। उसके बाद आता है इन कंडीशन ऑफ कॉलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमको पता रहना चाहिए क्या क्या कॉलम के एंड कंडीशन होते हैं। तो सबसे पहले है बोथ हिंज और पिन। बोथ क्या रहेगा? बोथ इसका जो एंड रहेगा ये क्या रहेगा? हिंज रहेगा और पिन रहेगा। तो इसमें जो रहता है इसका लेंथ है एल। एल क्या है? एक्चुअल लेंथ ऑफ कॉलम है, एक्चुअल लेंथ ऑफ कॉलम है। लेकिन जब इसमें हम कंप्रेसिव लोड लगाते हैं
तो ये क्या करता है, बैंड करता है। तो जिस पॉइंट से मुड़ना स्टार्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। तो वहाँ पे लेंथ चेंज होता है। तो ये जो लेंथ, नया लेंथ जो आता है, जो डैश डैश है, ये जो एक्चुअल लेंथ इसका था पहले, ये एक्चुअल लेंथ है इसका, ये यहाँ से यहाँ तक। लेकिन जब लोड लगाया तो जो जहाँ जिस पॉइंट से मुड़ना स्टार्ट कर रहा है उसको इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे जहाँ से मुड़ना स्टार्ट कर रहा है वो क्या रहेगा हमारा, वो लेंथ क्या रहेगा, इफ़ेक्टिव लेंथ रहेगा। तो यहाँ पे जिस पॉइंट पे लोड लग रहा है वहीं से ये मुड़ना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे एल ई इक्वल टू जो इफ़ेक्टिव लेंथ है वो एक्चुअल लेंथ के इक्वल रहता है। कौन से कंडीशन में, जब बोथ एंड ऑफ द कॉलम क्या रहेगा, हिंज और पिन रहेगा। उसके बाद रहता है बोथ एंड इज फिक्स्ड, जब दोनों इसका जो एंड है ये क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। दोनों फिक्स्ड रहने के बाद जब कॉलम में हम लोड लगा रहे हैं तो ये कहाँ पे से इन्फ्लेक्शन हो रहा है, कहाँ पे से मुड़ रहा है, इतने पोर्शन में बस मुड़ रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक पोर्शन में मुड़ रहा है। तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, एल ई। तो एल इक्वल टू कितना होता है इसमें, एल इक्वल टू एल बाई टू। ये सब फॉर्मूला है, याद रखना है। पिछले केस में, बोथ हिंज के केस में, एल ई इफेक्टिव लेंथ इक्वल टू एक्चुअल लेंथ था। इस केस में क्या है, इफेक्टिव लेंथ इक्वल टू एक्चुअल लेंथ अपॉन 2। इसके बाद तीसरा कंडीशन आता है, वन एंड इज़ फिक्स्ड और अदर एंड इज़ फ्री। देखो ये फिक्स्ड है, यहाँ पे एक एंड क्या है इसका, फिक्स्ड है, और एक एंड क्या है यहाँ पे, फ्री है। यहाँ पे भी कंप्रेसिव लोड लग रहा है, ये इसका एक्चुअल लेंथ है। लेकिन लोड लगने के बाद यहाँ जब इसका इन्फ्लेक्शन होता है तो इसका लेंथ बढ़ के क्या हो जाता है, 2L हो जाता है। तो यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ कितना हो जाता है, इफेक्टिव लेंथ इक्वल टू 2 टाइम्स एक्चुअल लेंथ। उसके बाद एक और कंडीशन आता है, वन फिक्स्ड, वन एंड इज फिक्स्ड और अदर इज हिंज। तो ये फिक्स्ड है, ये एक फिक्स्ड है, और अदर क्या है, यहाँ पे क्या है, हिंज है, ये हिंज है। यहाँ पे भी कंप्रेसिव लोड लग रहा है, इसका एक्चुअल लेंथ L है। यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कितना होता है, ये है पॉइंट ऑफ, ये इन्फ्लेक्शन, ये हो गया एल ई लेंथ। तो एल ई इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, L बाई रूट 2। यहाँ पे एल ई कितना है, यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है, एल ई है, ये एल ई। यहाँ पे एल ई कितना है, इतना पोर्शन बस एल ई है, इफेक्टिव लेंथ। मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा। जितना भी फॉर्मूला आया है अभी इफेक्टिव लेंथ और एक्चुअल लेंथ के बीच में, ये दोनों के बीच में जितना भी फॉर्मूला आया है, जितना भी रिलेशन है, इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और जितना भी कंडीशन है, चारों कंडीशन याद होना चाहिए आप लोग को। न्यूमेरिकल में चारों कंडीशन में एक कंडीशन दिया रहेगा जिससे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन में एक्चुअल लेंथ दिया रहेगा, लेकिन जब बकलिंग आइलर फॉर्मूला पढ़ेंगे तो वहाँ पे इफेक्टिव लेंथ आता है। तो एक्चुअल लेंथ को हमको एक्चुअल लेंथ को लेके हमको न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना है, इफेक्टिव लेंथ लेके हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो चारों कंडीशन में इफेक्टिव लेंथ का वैल्यू हमको पता रहना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और थ्योरी है आइलर फार्मूला के बारे में, उसके बाद मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा। अभी आप लोग यहाँ तक कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।